बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसकी चर्चा हमने आपसे पहले वीडियो में किया है। वो टॉपिक ये है कि अगर बच्चों आपके पास मात्र एक आवेश हो, एक बिंदु आवेश हो, तो उसका विद्युत क्षेत्र निकालना आप बहुत आसानी से जानते हैं। इसका फार्मूला आपको निकलवाया गया है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास कोई ऐसा निकाय हो जिससे बहुत सारे आवेश हों, फिर हम उस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? इस बात को आइए हम लोग आज समझते हैं। बच्चों, कल्पना करें कि आपके पास एक बिंदु है। इस बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है। इस आवेश का नाम Q1 है और इस बिंदु से मान लीजिए कुछ दूरी पर एक और बिंदु P है जहां पर कि आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। आप तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि इस आवेश से Q1 आवेश से बिंदु P तक की दूरी को पता करें। मान लीजिए यह दूरी है R1P। चूंकि Q1 से बिंदु P की दूरी Q1 से बिंदु P की स्थिति एक खास दिशा में है, इसलिए Q1 से P तक का जो विस्थापन है उसे एक सदिश के द्वारा दिखाना ज़्यादा उचित है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु स्थित हो, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर बच्चों जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका वैल्यू, चूंकि ये Q1 आवेश के कारण है इसलिए हम इसकी वैल्यू को मान लेंगे E1। बच्चों, E1 का फार्मूला बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। E का फार्मूला है 1/4 इसको मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों। E का फार्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²। बच्चों, ये फार्मूला किसका है और हम कब लगाते हैं इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है और ये फार्मूला किसी एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकाला जाता है। बच्चों, अब हमारे पास एक आवेश Q1 है, इससे R1P दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हम एक विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। इसी आधार पर जरा सा आप E1 की वैल्यू बताइए। E1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह हम रख देंगे Q1 और R के जगह रख देंगे R1P। लेकिन बच्चों, आप सभी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसे हमें सदिश बनाना पड़ेगा। सदिश बनाने के लिए आपको पहले ही मैंने बताया है कि आप एकांक वेक्टर R1P से आप गुणा कर देंगे। इस तरह से आपका ये विद्युत क्षेत्र निकल गया। प्रश्न आपके दिमाग में बच्चों ये आ रहा होगा कि आखिर बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा बाहर की तरफ ही क्यों है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को पता करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपको करना यह है, आप अपने मन में कल्पना कीजिए कि आपके पास एक धनात्मक, बहुत ही छोटा सा धनात्मक आवेश है और ये जो आपका स्रोत आवेश है ये तो पहले से धनात्मक है ही है। तो यदि ये दोनों आवेश धनात्मक हो तो ये छोटा सा धनात्मक आवेश जो काल्पनिक धनात्मक आवेश है वो इस आवेश के बल के प्रभाव में किस ओर गति करेगा? निश्चित रूप से बच्चों इसी दिशा में गति करेगा, बाहर की ओर गति करेगा। तो एकांक धनावेश जिस दिशा में गति करता है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाती है। तो इसलिए हमने यहाँ विद्युत क्षेत्र इस तरफ ले लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले। मान लीजिए कि कहीं पर एक आवेश Q2 है और Q2 से बिंदु P तक का जो सदिश राशि है वो है R2P। अब बताइए कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? आवेश Q2 के कारण फिर वही हम कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। Q2 आवेश पॉजिटिव है, अगर हम यहाँ पे काल्पनिक धनावेश रखें तो Q2 के कारण ये ऊपर की तरफ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में इधर की तरफ गति करेगा, अर्थात ये E2 की दिशा होगी। इस प्रकार हम E2 का फार्मूला भी लिख सकते हैं। E2 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 R2P कैप।
मान लीजिए कि आपके पास एक तीसरा आवेश भी मौजूद हो, चौथा आवेश मौजूद हो, पांचवा आवेश, मान लीजिए कई सिस्टम में इस निकाय में बहुत सारे आवेश मौजूद, मान लीजिए तीसरा आवेश मौजूद हो और यह आवेश सपोज कीजिए कि ये Q1 हो और Q1 से लेकर के P तक की जो दूरी है सपोज कीजिए ये RNP हो। अब बताइए कि बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो लगेगा उसकी दिशा किधर होगी। बिल्कुल सही पहचाना आपने बच्चों, क्योंकि Q1 आवेश भी धनात्मक है। यहाँ पर अगर हम एक काल्पनिक धनावेश लाएं तो ये काल्पनिक धनावेश दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर लगेगा और इस तरह से ये En हमें प्राप्त हो जाएगा। और En का फार्मूला आप यहाँ से लिखना चाहें 1/4πε0 Q1 RNP स्क्वायर R2P कैप हो जाएगा। बच्चों आप देख रहे हैं कि बिंदु P पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं और ये यहाँ पर अगर आपको परिणामी तीव्रता निकालनी हो तो आप क्या करेंगे। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए सभी तीव्रताओं को आप जोड़ देंगे, लेकिन ये जोड़ने का काम आप सदिश रीति से करेंगे, सदिश योग के नियम का पालन करते हुए करेंगे। इस प्रकार हम सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ दे रहे हैं, सदिश योग कर दे रहे हैं और इस प्रकार हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों इस तरह के इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको एक आवेश न देकर के कई सारे आवेशों का एक निकाय देता है और उस निकाय के कारण किसी खास बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। इस स्थिति में हम क्या लॉजिक अपनाएंगे उसको आप फिर से सुन लीजिए। हम अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। उसके बाद जिस बिंदु पर हमें परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर हम सभी आवेशों से उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग कर देंगे। इस तरह से हमें परिणामी तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। अब आपको इस लॉजिक, इस फार्मूला को देख करके एक कंसेप्ट याद आ रहा होगा बच्चों। वो कंसेप्ट था अध्यारोपण का सिद्धांत। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत बलों के लिए भी सत्य है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी सत्य है। ये ऐसा इसलिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये जो सूत्र आया है, अगर आप इसे गौर करें तो ये कूलाम के नियम से ही आया है। कूलाम के नियम में जो विद्युत बल हमें प्राप्त होता है वो अध्यारोपण के सिद्धांत का अनुपालन करता है। उससे उत्पन्न होने वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी अध्यारोपण के सिद्धांत का अनुपालन करती है। अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत का अनुपालन का अर्थ ये हुआ कि किसी बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रताओं का सदिश योग होगी और इस प्रकार से सदिश योग करके आप किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगा बच्चों, हैप्पी न्यूमेरिकल सॉल्विंग। आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करें। किसी कठिनाई होने की स्थिति में हमारे मेल पर आप संपर्क कर सकते हैं।